Hello dear friends, welcome again, welcome to a new lecture of surface chemistry. In our past lecture we have learned about the properties of the colloidal solution. Let us continue with the properties of the colloidal solution. आगे दोस्तों एक लेक्चर में हमने colloidal solution की प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट प्रिपेयर की थी. पर्टिकुलर इन दैट लिस्ट कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन को हमने ऐड नहीं किया था. तो इतना करेक्शन याद रखना है, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशन. एक्चुअली कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन वो खाली कॉलोइडल सॉल्यूशन तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं. तो पहले हम ये कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इज एग्जैक्टली व्हाट दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न, वो हम थोड़े समझने की ट्राई करेंगे. आपने आपके 11th साइंस के प्रैक्टिकल्स में व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स एनायन एंड कैटायंस, तब आपने जनरल केस में ये किया था. सपोज दिस इज योर अननोन सॉल्यूशन और ये अननोन सॉल्यूशन में विच इज़ पॉजिटिव एंड विच इज़ नेगेटिव एनायन और कैटायन, ये फाइंड आउट करने के लिए आपने डिफरेंट रिएक्टेंट को ऐड किया था. सपोज ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कोई रिएजेंट ऐड करते हो और विथ एडिशन कहीं कभार आपको कोई ना कोई प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं. वो कलर भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, और ऑन दी बेसिस ऑफ दिस प्रेसिपिटेट्स आप डिसाइड करते हो दैट पर्टिकुलर एनायन और कैटायन इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. सो जब आपने ये प्रैक्टिकल किया था तब आपको यहाँ पे जो मिल रहा था दैट इज़ नथिंग बट दी प्रेसिपिटेट्स. इसी को हम कोगुलेशन बोलेंगे. अभी ये कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इन द टर्म ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा वो भी देख लेते हैं. सपोज पर्टिकुलर इन दिस कंटेनर कॉलोइडल सॉल्यूशन इज देयर. अगर ये कॉलोइडल सॉल्यूशन है तो इसके अंदर कई सारे हमारे कॉलोइड्स पार्टिकल्स वहाँ पे होंगे और वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होंगे, मूविंग होंगे. जो हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा है दैट मूवमेंट इज नॉन एज अ ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन. दे आर इन द ब्राउनियन मोशन. बिकॉज ऑफ दैट ब्राउनियन मोशन उसकी स्टेबिलिटी, कॉलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी कम है, दैट्स वाई सॉल्ट की और कॉलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न. उसके साथ हमने ये भी पढ़ा था खाली मूवमेंट, ओनली मूवमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेबिलिटी. वन मोर थिंग इज़ द चार्ज ऑन द कॉलोइड्स. पर्टिकुलर एक कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं उन सभी के ऊपर सिमिलर चार्ज, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, सिमिलर चार्ज होगा. और बिकॉज ऑफ दैट चार्ज हो क्या होगा, एक दूसरे के बीच में रिपल्सन होगा. रिपल्सन होगा तो नज़दीक में नहीं आएंगे, उसका कोलैबोरेशन नहीं होगा. दे आर नॉट गोइंग टू बी एग्रीगेटेड, उसका एग्रीगेशन नहीं होगा. अगर दोस्तों यहाँ पे हम एनी हाउ क्या करते हैं, उसके ऊपर का जो चार्ज है, सपोज दिस इज द पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो विथ पॉजिटिव चार्ज. एनी हाउ विथ एनी मेथड वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस चार्ज. अगर ये चार्ज को हमने किसी तरह से रिमूव कर दिया तो क्या होगा, अभी जो उसके बीच का रिपल्शन था रिपल्शन कम हो जाएगा. बिकॉज सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन हो रहा था. नाउ देर इज नो सिमिलर चार्ज. सो एनी हाउ वी आर ट्राइंग टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम द कॉलोइडल पार्टिकल्स. अगर एक बार चार्ज रिमूव हुआ तो फिर देर इज़ द पॉसिबिलिटी टू एग्रीगेशन और कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन. अगर चार्ज रिमूव हुआ देन दे आर ट्राइंग टू कम क्लोजर, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तब क्या होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ के वो बिगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. अभी यहाँ पे अगर वो कॉलोइडल साइज में है, कॉलोइडल रेंज में है, तो वो रेंज कम है, उसका वॉल्यूम और उसका डायमीटर कम रहेगा. दैट्स वाई दे आर मूविंग. और उसके पीछे जो फोर्स लग रहा था फोर्स सफिशिएंट होगा फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल. अभी सपोज वो नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो रहे हैं और कंबाइन होकर दे आर कन्वर्ट इनटू अ बिगर मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं. तभी ये डिस्पर्सन मीडियम मॉलिक्यूल का या फिर डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स का जो फोर्स था उसको मूवमेंट के लिए अभी वो कम पड़ेगा. नाउ दे आर अ बिगर मॉलिक्यूल. और उसके साथ साथ उसको जो उसकी जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशन फोर्स थी, वो भी ज़्यादा होगी. तो सभी क्या करेंगे, और दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन एट द एंड ऑफ द कंटेनर. तो कंटेनर में नीचे बैठने की ट्राई करेंगे. दैट इज़ नथिंग बट दी प्रेसिपिटेशन और दी कोएगुलेशन ऑफ दी कॉलोइडल सॉल्यूशन. इन शॉर्ट, इन अ कॉलोइडल सॉल्यूशन जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल है दे आर कम क्लोजर, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, देन दी एग्रीगेट एंड फॉर्मेट अ बिगर मॉलिक्यूल आउट रेंज ऑफ दी कॉलोइडल पार्टिकल. अगर वो बिगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, सस्पेंशन में कन्वर्ट होते हैं, तब हम ये कह सकते हैं दैट कोएगुलेशन इज देयर और प्रेसिपिटेशन इज देयर. सो द टर्म इज द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट is due to
is due to the presence of the charge on colloidal particles as we discussed. इसकी स्टेबिलिटी क्यों है? स्टेबिलिटी है क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ही कॉलोइडल सॉल्यूशन में फिर कॉमन ही चार्ज है, डिफरेंट मीन्स कहीं कॉलोइडल सॉल्यूशन में नेगेटिव होगा तो कहीं कॉलोइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव होगा, बट इन वन सॉल्यूशन जितने भी पार्टिकल है सबका कॉमन चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इफ द चार्ज इज रिमूव्ड the particles will come near to each other to form a aggregates or coagulate and they settle down under the force of gravity। जब वो एग्रीगेट हो गए, बिगर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया नीचे। तो इसके ऊपर से हम डेफिनेशन ऑफ द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या कर सकते हैं? तो डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। सिंपल। जब वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर नीचे बैठ जाएंगे, दैट इज नथिंग बट द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अभी ये प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन होने के वे कितने पॉसिबल वेज है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कॉम्बाइंड क्वेश्चन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकते हैं। द क्वेश्चन इज डिफरेंट वेज टू कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन होने के लिए एक से ज़्यादा वेज पॉसिबल वेज है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। द फर्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने ऑलरेडी एक लेक्चर पहले ही पढ़ा है। इन दैट लेक्चर हमको मालूम है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था। सर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम फाइंड आउट कर रहे थे दैट आवर कॉलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल और कॉलोइडल पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, वो हम वेरीफाई कर रहे थे। और वेरीफाई जब कर रहे थे तब अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होते तो किसकी तरफ मूव कर रहे थे? सभी मूव टुवर्ड्स द एनोड, और वी कैन से मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव आयन, सॉरी कैथोड नॉट एनोड, मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव आयन। अगर उन सबका चार्ज नेगेटिव होता देन दे आर मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये तो इलेक्ट्रोफोरेसिस था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको मालूम होगा अगर कॉलोइडल पार्टिकल्स विथ पॉजिटिव चार्ज देन दे एग्रीगेट ऑन द सरफेस ऑफ, इफ दे आर विथ द पॉजिटिव चार्ज एग्रीगेट ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज they can aggregate on the surface of positive electrode। ये तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में था। तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा था? एक्चुअल में वहाँ पे कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ही हो रहा था। The second thing is by mixing two oppositely charged salt। अगर दो अपोजिटली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो अभी ये होगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज देयर। अगर कहीं कभार दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, देन द पॉसिबिलिटी टू अट्रैक्शन। वाई अट्रैक्शन? बिकॉज दे आर विद द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर दो इफ यू नो दैट Fe2O3 into XH2 दैट इज जनरली इज पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे नेगेटिवली भी पॉसिबल है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बट Fe2O3 into XH2 हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशंस विथ और कॉलोइडल पार्टिकल्स। एट द सेम टाइम आर्सेनियस सल्फाइड इज नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ नज़दीक आएगा तब क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन इज देयर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन दोस्तों यहाँ पे एग्रीगेशन एक दूसरे के साथ आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो रिमूव होने वाला है। ओके, सो बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन, इसको हम दूसरा एक नाम दे सकते हैं, दैट इज म्यूचुअल कोएगुलेशन। इसको दोस्तों म्यूचुअल कोएगुलेशन के नाम से भी जान सकते हैं। इसके लिए आगे एडिशनल पोर्शन जितना हम कॉम्पिटिटिव में पढ़ने वाले हैं वहाँ पे भी कुछ एडिशन पर्टिकुलर फॉर दिस मेथड पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द म्यूचुअल कोएगुलेशन फॉर द कॉलोइडल सॉल्यूशन, देन वी हैव टू आंसर दैट इफ वी मिक्स्ड
टू डिफरेंट कोलोइडल सॉल्यूशन विथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो होगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन इज देयर, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वहाँ पे क्या होगा, दे कैन एग्रीगेट और कोएगुलेट और प्रेसिपिटेशन इज देयर, ओके। देन बाय द बॉइलिंग, यस, सपोज दिस इज अगेन, दिस इज द कोलोइडल सॉल्यूशन, ये हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है और यहाँ पे दोस्तों हमको एक कोलोइडल पार्टिकल दिख रहा है, ऐसे कई सारे कोलोइडल पार्टिकल्स है। यहाँ पे हमने देखा दिस पर्टिकुलर विथ पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन, एज वी लर्न फॉर द स्टेबिलिटी दिस चार्ज इज हेल्पफुल, ये चार्ज ही हेल्पफुल था। अभी यहाँ पे चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज वो स्टेबल है। अभी हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो उसके अंदर जो इंटरनल मोशन थी वो मोशन बढ़ेगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ हीटिंग यू कैन इंक्रीज द मोशन और यू कैन इंक्रीज द अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्सन। वहाँ पे क्या होगा, अभी हीट करने के साथ उसकी मोशन बढ़ेगी। सपोज दिस इज द पार्टिकल विद द पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कई सारे पार्टिकल है, अगर हीट करें तो जल्दी से मूव होगे, जल्दी से मूव होगे तो पॉसिबिलिटी टू रिमूव दी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज है उसकी रिमूव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे देखो, जितनी ज़्यादा बॉइलिंग कर रहे हैं उतना ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी आएगी, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ये पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, पार्टिकल की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो उसके बीच में जो टक्कर हो रही है वो टक्कर भी ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ दैट अभी इस तरह से चार्ज क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इफ चार्ज इज रिमूव्ड वंस देन द पॉसिबिलिटी ऑफ कोएगुलेशन इज देयर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इस तरह से चार्ज रिमूव होने के साथ कोएगुलेशन होगा बाय द बॉइलिंग, बाय persistent डायलिसिस, कंटिन्यूस डायलिसिस। डायलिसिस इज व्हाट, डायलिसिस हमने पढ़ा था सर, प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है या फिर सॉल है हमारे पास, उसके अंदर इन अ लेस क्वांटिटी और ट्रेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंपलसरी, इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ मात्रा थोड़ी क्वांटिटी चाहिए फॉर द स्टेबिलाइजेशन फॉर द चार्ज। अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे उसका इलेक्ट्रोडायलिसिस, और हमने पढ़ा था। और अगर वो इलेक्ट्रोडायलिसिस होगा देन हम एनोड और कैथोड का भी यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्रिस्टलोइड्स हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, वो क्या हो गए, वो यहाँ से एसपीएम से बाहर आ जाएंगे। अगर कंटिन्यू डायलिसिस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, आई रिपीट, for the stabilization a traces of electrolytes is compulsory, और we can say the small quantity of electrolytes is compulsory, उसकी small quantity होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, सो वी आर गोइंग फॉर दी डायलिसिस, बट ये डायलिसिस कंटिन्यू होता ही रहा है, होता ही रहा तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वांटिटी कम हुई फिर भी हमारे लिए जो सफिशेंट है वो वैल्यू से अप है, तो फिर से कोई इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कंटिन्यू चला तो एक टाइम ऐसा आएगा जितनी मिनिमम क्वांटिटी चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिकल भी बाहर चले जाएंगे। सो देर इज़ नो इलेक्ट्रोलाइट्स, सो देर इज़ नो चार्ज, सो देर इज़ नो स्टेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोएगुलेशन इज देयर। अगर परसिस्टेंट और कंटिन्यूस डायलिसिस हुआ तो जो स्मॉल क्वांटिटी चाहिए वो भी निकल जाएगी। सो इसका स्टेबिलाइजेशन कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। Last and most important is by addition of electrolytes. As we know, I repeat, as we know, small quantity or the traces of the electrolytes is compulsory for the stabilization of colloidal solution. But वो क्या होनी चाहिए, in a less quantity, in a traces कुछ ही quantity चाहिए। But suppose यहाँ पे हमारे पास ये colloidal particle है with the positive charge। जितने भी एग्जाम्पल दोस्तों हमने देखे, ज़्यादातर केस में मैंने colloidal particle को पॉजिटिवली चार्ज ही बताया है। ये कंपलसरी नहीं है हर बार पॉजिटिवली चार्ज हो, दिस इज जस्ट फॉर एन इमेजिनेशन। सो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स है, ये चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो स्ट्रेस स्मॉल क्वांटिटी में है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट या फिर सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहा हूँ इन बिगर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स और कोलोइडल सॉल्यूशन में आएगा कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी दिक्कत शुरू होगी, अगर हमारे कोलोइडल पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, आई रिपीट, अगर हमारे कोलोइडल पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, देन दे कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव आयन, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो।
अगर वो नेगेटिवली चार्ज है देन दे attraction towards the positive ion because of this charge of the colloidal particle and opposite charge of the ion from the additional electrolytes. उन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होने के साथ क्या होगा, चार्ज ऑफ द कॉलोइडल इज रिमूव्ड और रिमूव हो जाएगा. आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द चार्ज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इज देयर एज वी नो. तो यहाँ पे इस तरह से भी चार्ज रिमूव हो सकता है और प्रेसिपिटेशन हो सकता है. पर्टिकुलर फॉर दिस मेथड हमको दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर JEE नीट गुजकैट एज वेल एज गुजरात बोर्ड. और इसके ऊपर से सम भी आ सकते हैं, कोई काउंटेशन भी आ सकते हैं, कैलकुलेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो हम एडिशनल पोर्शन में देखेंगे. बट रूल आज ही के लेक्चर में देखना है, दैट इज़ हार्डी-सोल्ज रूल. ओके, बट बिफोर दैट इसका एकदम ठीक से रिवीजन करते हैं. बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स है देन दे अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव आयन ऑफ द एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट. अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है देन दे अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ये डिफरेंट चार्ज इलेक्ट्रो आयन के साथ अट्रैक्शन होने के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगा, चार्ज ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल्स रिमूव होगी और उसके साथ क्या होगा, प्रेसिपिटेशन. सो एक बार आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी, हम इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐड कर रहे हैं वो पूरा इलेक्ट्रोलाइट फॉर दी कोएगुलेशन और फॉर दी प्रेसिपिटेशन कोई काम का नहीं है. बट अपोजिट चार्ज आयन वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कॉलोइडल पार्टिकल का चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज वाला आयन है वही हमारे लिए यूजफुल है. दैट इज द पार्ट ऑफ द हार्डी-सोल्ज रूल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, तो दोस्तों ये कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन था. फॉर द प्रेसिपिटेशन वी आर गोइंग टू लर्न, आई रिपीट, वी आर गोइंग टू लर्न रूल हार्डी एंड सोल्ज. ओके, okay friends, as we discuss Hardy-Soul's rule for the coagulation or for the precipitation. So Hardy-Soul's rule for the coagulation or for the precipitation, as we discussed in past slide, हमने ये डिस्कस किया था that oppositely charged ion, I repeat, oppositely charged ion from the electrolytes is important for coagulation. अगर मेरे पास जो colloidal solution है, I repeat, मेरे पास जो colloidal solution है, कॉलोइडल सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स है अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो फिर हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड कर रहे हैं उसका पॉजिटिव आयन हमारे लिए यूज़फुल होगा. अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है देन नेगेटिव आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज़फुल. सो वी कैन से अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कोएगुलेशन और फॉर द प्रेसिपिटेशन. ओके, सेकंड थिंग दोस्तों, सपोज यहाँ पे हमारे पास सपोज दिस इज नेगेटिवली चार्ज आयन, हमारे पास जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ, आई रिपीट, ये नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं उसके अंदर ये पॉजिटिव आयन है. इसका जितना पॉजिटिव आयन का जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, उतनी ज़्यादा मात्रा में वो कोएगुलेशन कर सकता है. अगर यहाँ पे -1 या फिर XYZ कोई भी चार्ज है, चार्ज ऑफ दी कॉलोइडल इज XYZ कोई भी हो, बट चार्ज ऑफ दी एनायन और कैटायन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज इम्पोर्टेंट. जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसका उतना पावर ज़्यादा होगा फॉर द कोएगुलेशन. सो द ग्रेटर द वैलेंस और ग्रेटर द चार्ज ऑफ द फ्लक्चुएशन आयन एडेड, the greater is its power to cause a precipitation. I repeat, जितना दोस्तों चार्ज, जितना वैलेंसी ज़्यादा होगी उतना उसका प्रेसिपिटेशन पावर, कोएगुलेशन पावर और वी कैन से फ्लक्चुएशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा. आई रिपीट, फ्लक्चुएशन पावर और कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगा. सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसका नेगेटिवली चार्ज उसके नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल को हमको कोएगुलेट करना है तो हम ये कहेंगे इन सब में से कौन ज़्यादा पावर के साथ कोएगुलेट कर सकता है, एल्यूमिनियम +3, क्योंकि उसका पावर, उसका वैलेंसी ज़्यादा है और उसको कोएगुलेशन करने के लिए किसका पावर सबसे कम होगा, Na+, अमॉन्ग Al+3, Ba+2 एंड Na+, बिकॉज यहाँ पे चार्ज कम है, वैलेंस कम है. सिमिलर विद दी नेगेटिवली चार्ज आयन, अगर हमारे पास जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है
ये पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करने के लिए जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, जितनी नेगेटिव वैलेंसी ज़्यादा, उसका उतना पावर ज़्यादा रहेगा। सो अगेन ये दोनों ऑर्डर याद रखना है दोस्तों, जितना चार्ज ज़्यादा है, आई रिपीट, जितना चार्ज ज़्यादा है उसका उतना कोगुलेशन और फ्लोक्युलेशन पावर ज़्यादा है। आफ्टर कोगुलेशन पावर, नाउ कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू क्या है दोस्तों? अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा एनर्जी के साथ किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कर सकता है। अगर उसका पावर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम लगेगी। आई रिपीट, जितना किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन पावर ज़्यादा, उसकी उतनी वैल्यू कम। सपोज़ अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें, अगर मेरे को 10,000 रुपये लेके जाना है बट वो 100 रुपीज़ की नोट में कन्वर्टेड है, तो मेरी जेब में क्लियरली दिखेगा दैट आई एम कैरिंग 10,000 रुपीज़, बट आई एम कैरिंग 10,000 रुपीज़ इन दी करेंसी ऑफ 2,000। 10,000 की नोट में लेके जा रहा हूँ, तो 2,000 की नोट लेके जा रहा हूँ, 5 नोट लगेगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा इसकी जेब में कोई करेंसी या फिर कोई अमाउंट पड़ी है। सो क्यों? क्योंकि 2,000 नोट की वैल्यू ज़्यादा है, उसका पावर ज़्यादा है, सो उसकी कम वैल्यू लगेगी, 5 ही नोट लगेगी क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है। बट इन कंपैरिजन टू 2,000 रुपीज़, 100 रुपीज़ नोट की वैल्यू कम है, पावर कम है, पावर कम है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा लगेगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो जितना पावर ज़्यादा उसकी उतनी वैल्यू कम, जितना ज़्यादा पावर उतनी वैल्यू कम, जितना पावर कम उतनी वैल्यू ज़्यादा। सो ये वैल्यू के लिए अभी दोस्तों हमको याद रखना है, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर required to cause a precipitation of a sol or colloidal solution in 2 hours is called a coagulation value। Suppose हमारे पास एक colloidal solution है और ये colloidal solution का हमको coagulation करना है in 2 hour, 2 घंटे के अंदर इसका coagulation करना है। इसके लिए कोई इलेक्ट्रोलाइट की, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर कितना चाहिए, मिलीमोल कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर कितना चाहिए, और उसकी कोगुलेशन वैल्यू। अगर उसका खुद का पावर बहुत ज़्यादा होगा तो कम वैल्यू से काम चल जाएगा, अगर उसका खुद का पावर कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा लगेगी। सो वी कैन राइट द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड हायर विल बी द कोगुलेशन पावर। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयन की कम क्वांटिटी से काम बन जाता है, इट मीन्स द कोगुलेशन पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन इज हायर। ओके, सो आई रिपीट, आई कैन से कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। जितना पावर ज़्यादा उतनी वैल्यू कम, और वी कैन से जितनी वैल्यू ज़्यादा उतना पावर कम। So this is the coagulation term, or we can say this coagulation rule in terms of Hardy's rules। ओके दोस्तों, ये राइटिंग में भी आ सकता है, और ये जो रूल हमने लिखा था उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है, और फर्स्ट सेंटेंस को हमने क्या करा है, एनसीईआरटी के 2 या 3 अलग अलग सेंटेंस को एक साथ कोलैबोरेट करके लिखा है। सेकंड सेंटेंस इज फ्रॉम दी प्योर एनसीईआरटी। ओके, अभी दोस्तों कोगुलेशन करना है, बट नाउ वी आर गोइंग टू कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। अभी तक हम जो कोगुलेशन कर रहे थे वो कोगुलेशन किसका था, लायोफोबिक सॉल्ट का था। तो पहले ये देखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट स्टेबल है या नहीं है। सो वी कैन से लायोफिलिक सॉल्ट, आई रिपीट, लायोफिलिक सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इज मोर देन लायोफोबिक। तो स्टेबल तो है। सो व्हाट इज द पैरामीटर फॉर द स्टेबिलिटी, वो स्टेबल क्यों है? द लायोफिलिक सॉल्ट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड द सॉल्वेशन। जितना सॉल्वेशन ज़्यादा रहेगा। सो अगर किसी लायोफिलिक सॉल्ट का कोगुलेशन करना है तो क्या करेगा, ये रिमूव दोनों पोर्शन को या फिर दोनों पैरामीटर को रिमूव करना पड़ेगा। सिंपली बाय रिमूव इफ यू रिमूव चार्ज एंड द सॉल्वेशन, coagulation of lyophilic salt is possible। okay, remove, how can we remove this particular portion? by adding an electrolyte। अगर electrolyte ऐड कर रहे हैं, ये सिमिलर विद, ये किसके साथ सिमिलर रहेगा, सिमिलर विद दी लायोफोबिक। वहाँ पे भी हमने करा था। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूवल ऑफ द चार्ज बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। अगर कोई सूटेबल सॉल्वेंट ऐड करते हैं फॉर दी सॉल्वेशन, तो भी क्या होगा, तो भी यहाँ पे लायोफिलिक सॉल्ट का कोगुलेशन होगा।
सपोज कोई लायोफिलिक सॉल है और एक्वाफिलिक है, आई रिपीट, लायोफिलिक सॉल है एंड दैट सॉल इज एक्वाफिलिक. एक्वाफिलिक मीन्स डिस्पर्सन मीडियम इज एक्वा, H2O वाटर, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल एंड एसीटोन ऐड करते हैं. विद द एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन द रिमूवल और डिहाइड्रेशन इज पॉसिबल देयर. वहाँ पे रिमूवल होगा डिस्पर्जन मीडियम का, सॉल्वेंट का, बिकॉज ऑफ दिस सुटेबल सॉल्वेंट अल्कोहल एंड एसीटोन. अगर उसका रिमूवल होता है, उसका डिहाइड्रेशन होता है, देन सॉल्वेशन इज डिक्रीज. तो ये दोनों पोर्शन चार्ज एंड सॉल्वेशन को डिक्रीज करने के साथ इसका भी कोऑगुलेशन पॉसिबल है. अभी यहाँ तक हमने बात करी किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेशन करने की, या फिर उसका अब तक हमने जो बात करी है दैट इज़ फॉर दी कोऑगुलेशन ऑफ दी कोलोइडल सॉल्यूशन. किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का कोऑगुलेशन कैसे कर सकते हैं इसकी बात की. अभी दोस्तों हमको बात करनी है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का कोऑगुलेशन कैसे रोक सकते हैं. अगर कोऑगुलेशन कैसे करना है उसके लिए डिफरेंट वे हमने देख ली, उसके लिए पर्टिकुलर ये रूल भी पढ़ लिया. अभी हमको ये करना है हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा कोऑगुलेशन स्टॉप हो जाए या फिर ना हो. सो प्रोटेक्शन ऑफ द कोलोइड्स का अगर हमको प्रोटेक्शन करना है, किससे प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी कोऑगुलेशन. तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. एज वी डिस्कस, स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफिलिक सॉल इज हायर देन लायोफोबिक सॉल. पहला तो ये चीज़ है, लायोफिलिक सॉल की स्टेबिलिटी है लायोफोबिक सॉल की कंपैरिजन में ज़्यादा. व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. रीज़न इज़ द सॉल्वेशन. हमने पहले ही पढ़ा था जब हम मेकिंग की बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, तब हमने कहा था लायोफिलिक सॉल कैन बी मेकिंग ऑफ द लायोफिलिक सॉल्ट इज़ वेरी इजी, और जल्दी हो जाएगा. एट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम के साथ एट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉल्वेशन ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, जल्दी से सॉल्वेशन होता है. बिकॉज ऑफ दैट लायोफिलिक सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक. चलो ये तो हो गया. अभी हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रोटेक्ट करना है लायोफोबिक सॉल्ट को, सॉल्ट नॉट सॉल्ट, सॉल को, कोलोइडल सॉल, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल को अगर प्रोटेक्ट करना है देन वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ लायोफिलिक सॉल. लायोफिलिक सॉल की दोस्तों एक प्रॉपर्टीज़ है टू स्टेबिलाइज द लायोफोबिक सॉल. वो बहुत ही अच्छे से लायोफोबिक सॉल को क्या कर सकता है, स्टेबिलाइज कर सकता है. किस तरह से, सपोज दोस्तों मेरे पास एक कंटेनर और कंटेनर के अंदर लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन है एंड आई एम एडिंग लायोफिलिक कोलोइड्स. लायोफोबिक का सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लायोफिलिक ऐड कर रहा हूँ. तो लायोफिलिक क्या करेंगे, जितने भी लायोफोबिक पार्टिकल्स है उसके ऊपर कवर हो जाएगी, सील्ड. उसके ऊपर क्या करेंगे, वो एक सील्ड जनरेट करेंगे और ये सभी जितने भी कोलोइडल पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ द लायोफोबिक सॉल्ट, सबके ऊपर ये सील्ड जनरेट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सील्ड उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. सो यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन निकलेगा दैट लायोफिलिक कोलोइड्स इज ऑल्सो नॉन एज अ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स. आई रिपीट, लायोफिलिक कोलोइड्स इज ऑल्सो नॉन एज अ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स. अगर दोस्तों आपको कहीं से क्वेश्चन आता है तो लायोफिलिक सॉल इज नॉन एज अ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करो तो मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द लायोफिलिक सॉल इज टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सॉल. वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है. क्लियर है. तो दोस्तों यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा रहेगा. यहाँ पे हमने लायोफोबिक सॉल एंड लायोफिलिक सॉल दोनों का कोऑगुलेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम दी कोऑगुलेशन किस तरह से होता है वो देखा है. अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एनसीईआरटी टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम एक या दो लेक्चर जितनी ज़रूरत पड़ी इतना एडिशनल टॉपिक पढ़ेंगे, पर्टिकुलर फ्रॉम दी कोलोइड्स के लिए थोड़ा एडिशनल टॉपिक पढ़ना पड़ेगा फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. देन ये चैप्टर दोस्तों और हो जाएगा. ओके, तो टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.